Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology Colony. In this video, we are going to discuss zoology questions of GATE 2016. First question is, acorn worms, Secoglossus species belong to which one of the following phyla? Platyhelminthes, Eschalminthes, Hemichordata या Annelida? Well, the answer is Hemichordata. So आप इस इमेज में देख सकते हैं ये सारे क्या है एकॉर्न वर्म्स हैं एंड या फिर इनको एंटेरोपन्यूस्टा भी कहा जाता है. इट इज़ अ हेमिकॉर्डेट क्लास ऑफ इनवर्टिब्रेट्स और ये एक ही ऑर्डर में बिलोंग करते हैं सब. और ये जो हैं ये एकाइनोडर्म्स के बहुत क्लोजेस्ट रिलेटेड स्पीशीज़ हैं. एक तो है सेकोग्लॉसस, एक बैनलोग्लॉसस, ये भी आपने नाम सुना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a population of bees develops resistance to pesticides and the trait gets fixed within a few generations. This is an example of macroevolution, disruptive selection, stabilizing selection या microevolution. Well, the answer is microevolution. So what is microevolution? Microevolution is simply a change in gene frequency within a population. जब पॉपुलेशन में बहुत कम टाइम पीरियड में या शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फ्रिक्वेंसी ऑफ अ जीन इंक्रीज हो रही है, तो ये चेंजेस कैसे होते हैं? नेचुरल सिलेक्शन की वजह से, बिकॉज द पॉपुलेशन रिसीव न्यू इमिग्रेंट्स आ सकते हैं या तो कैरिंग द जीन, या फिर म्यूटेशन से, या फिर रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट से जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हो रही है. एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, ओवर द कोर्स ऑफ मैनी बैक्टीरियल जनरेशंस the bacteria adapt to our defenses, evolving right out from under our attempts to get to rid ourselves of them. तो क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है अलग अलग तरीके की उनमें अडेप्टैशंस हो रही हैं जिसकी वजह से इनको एंटीबायोटिक भी कभी कभार असर नहीं करती है. तो ये जो है ये माइक्रो एवोल्यूशन का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेचर ऑफ द पॉलीमॉर्फिक डीएनए फ्रेगमेंट यूज्ड फॉर मैपिंग इज डोमिनेंट, partial dominant, codominant या recessive? Well, the answer is codominant. So, those polymorphic markers that can be used to differentiate between homozygote and heterozygote individuals for a trait are referred to as codominant markers. In the detection of molecular markers by gel electrophoresis, codominant markers are observed on the gel as DNA bands और वो डिफरेंट एलील्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जबकि डोमिनेंट में क्या होता है, it only has two alleles represented as present or absent of bands. Practically, the variations in band sizes visualized on the electrophoresis gel define marker alleles. तो कोडोमिनेंट पॉलीमॉर्फिक मार्कर्स में क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एलील्स बनते हैं और वो या तो होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकते हैं या रिसेसिव हो सकते हैं या फिर हेट्रोजाइगोट इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन हो सकता है. सो डिफरेंट टाइप ऑफ मार्कर्स दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे RFLP वो क्या है, कोडोमिनेंट मार्कर है. ऐसे ही स्कार जो है RFLP हो गया, स्कार SCAR हो गया, SSR हो गए, शॉर्ट सीक्वेंस रिपीट्स, एंड CPSSR, देन वी हैव SAMPL एंड देन SSCP, CAPS, SNP. जो मेजर हैं वो है SNPs एंड SSRs और RFLP अगर कोडोमिनेंट देखे तो. बाकी RAPD भी आप पढ़िए, AFLP देखिए, देन वी हैव ISSR. ठीक है, तो ये सारे जो है EST, ये सारे जो हैं आप नाम सुनेंगे. देन वी हैव the sex of a Drosophila melanogaster which has 4 copies of X chromosomes and 4 sets of autosomes will be female, male, meta female या meta male. तो इसका आंसर होगा फीमेल. तो ड्रोसोफिला में क्या देखा जाता है कि जीनिक बैलेंस थ्योरी के हिसाब से सेक्स जो है वो इज डिटरमाइंड बाय द रेशियो ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स एंड हैप्लॉइड सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स. तो अगर फीमेल के केस में देखा जाएगा, मतलब फीमेल का फिनोटाइप कैसे दिख रहा है हमें, जब रेशियो 1 होगा. मेल का कब, जब रेशियो 0.5 है. आप देख सकते हैं एक एक्स क्रोमोसोम जो है यहाँ पे वाई ने रिप्लेस कर दिया है तो ये मेल बन रहा है. देन XO कंडीशन में भी मेल है, XXYAA कंडीशन में भी फीमेल है. इट डजंट कंसर्न कि
वाई है या एक्स है, मतलब वाई है तो फिर कोई मतलब नहीं है इसका। देन आप देख सकते हैं इंटरसेक्स में क्या होता है, रेशियो 0.67 हो जाता है और मेटा फीमेल में 1.5। तो ये रेशियो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Then we have which of the following cations are found in higher concentration in extracellular fluid as compared to the intracellular fluid in animals. तो आंसर इज सोडियम एंड कैल्शियम cations. इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि सोडियम का लेवल जो है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में सबसे ज़्यादा होता है। फिर ऐसे तो, और अगर एनाइंस में देखें तो क्लोराइड का होता है, और अगर इंट्रासेलुलर फ्लूइड में देखें तो फिर जो पोटेशियम आयंस हैं वो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ केटायंस उनके होते हैं। एंड देन अगर हम मैग्नीशियम आयन देखें तो उसके भी यहाँ ज़्यादा होते हैं केटायंस। एंड फॉस्फेट जो हैं वो भी इधर इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ओवरऑल क्लोराइड एनायन जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, और कुछ अमाउंट ऑफ कैल्शियम भी पाया जाता है। तो अगर हम कंपेयर करें तो मैग्नीशियम और पोटेशियम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा पाए जाते हैं। Next, we have detoxification of alcohols occurs in liver cells where peroxisomal enzymes remove hydrogen from it, which is combined with water molecules to generate hydrogen peroxide, used to break down hydrogen peroxide, transferred to the mitochondrion, and transferred to oxygen molecules to generate hydrogen peroxide. So the correct answer is D. आप देख सकते हैं peroxisomes are so named because they usually contain one or more enzymes that use molecular oxygen to remove hydrogen atoms from specific organic substrates in an oxidation reaction. तो ये organic substrate यहाँ पे alcohol हो जाएगा, और उससे जब oxidation reaction होगी यहाँ पे तो हमें hydrogen peroxide का generation दिखेगा. Next we have, when cells are treated with cyanide, which one of the following organelles will have the highest level of cyanide inside? Mitochondria, peroxisomes, lysosomes या endoplasmic reticulum? तो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रियन, बिकॉज साइनाइड जो है वो इनहिबिटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, उसके हीम A3 प्रोस्टैटिक ग्रुप को, जो कि कॉम्प्लेक्स 4 का पार्ट है, उसको ये इनहिबिट करने में हेल्प करता है, मतलब ये बाइंड कर जाता है इससे। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में साइनाइड बाइंड्स टू द फेरिक आयन ऑफ हीम A3 कॉम्प्लेक्स या प्रोस्थेटिक ग्रुप, जो कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज A3 भी बोलते हैं इसको, एंड ये है कॉम्प्लेक्स 4 का पार्ट. So the shutdown of aerobic ATP generation is recognized as the primary mode of cyanide cytotoxic action in eukaryotes. तो cyanide क्या करता है, reversibly binds to the ferric ion cytochrome oxidase 3 या A3 and within the mitochondrion. This effectively halts cellular respiration by blocking the reduction of oxygen to water. ये देख सकते हैं आप, ये रिएक्शन क्या हो गई है, ब्लॉक हो गई है, जिसकी वजह से जो है ATP जनरेशन नहीं हो पा रहा है. Next we have toxoplasmosis in humans is caused by Toxoplasma gondii, an obligate इंटरसेलुलर पैरासाइट विद टू डिफरेंट लाइफ साइकिल, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल. जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल है वो किस में होती है ये पूछा गया है. तो डेफिनेटिव होस्ट कौन है इसका, कैट है. आप ये लाइफ साइकिल डायग्राम देख सकते हैं, डेफिनेटिव होस्ट कैट है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है और एक oocyst बन रहा है, और ये अनस्पोरुलेटेड oocyst जो है फीसस से पास होके ये रीच करते हैं ह्यूमंस में. ठीक है, तो ये सारी जो लाइफ साइकिल है ये चलती है. Then we have, which one of the following is often a life-threatening systemic inflammatory response? Tuberculosis, lupus erythematosus, septic shock या hypertension? Answer is septic shock. जो bacterial septic shock होता है, it often develops because bacterial cell wall endotoxins bind to innate immune system pathogen receptors such as toll-like receptors on dendritic cells, macrophages, causing them to produce interleukins 1 and TNF alpha at levels that lead to pathological capillary permeability and loss of blood pressure. तो ह्यूमंस में क्या होता है, ये एंडोटॉक्सिन जो है एक्यूमुलेट हो जाते हैं एंड देन दे डेवलप और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इन विच वाइटल ऑर्गन्स जो हैं वो फेल हो सकते हैं. ये होता है सेप्टिक शॉक. So the next question is, during the gastrulation stage of amphibian development, ectoderm formation
takes place by the expansion of epithelial cell sheet over mesodermal cells. This type of cell movement is termed as ingression, epiboly, involution या delamination. Well, the answer is epiboly. ये आप डायग्राम देख सकते हैं, गिलबर्ट से लिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे जो भी गैस्ट्रोलेशन के मूवमेंट्स हैं ये दे रखे हैं। एपिबोली आप देख सकते हैं यहाँ पे, मूवमेंट ऑफ एपिथेलियल शीट्स spreading as a unit to enclose deeper layers of the embryo can occur by cells dividing, by cells changing their shape, or by several layers of cells intercalating into fewer layers. Often all three mechanisms are used. तो इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, ectoderm formation in sea urchins, tunicates and amphibians. Thank you so much for watching this video. Subscribe to my YouTube channel Biology Colony and stay tuned for more. Bye.